अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स। आपको पता है कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। पूरी बॉडी का सारा सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल्स के ऊपर एक तरह से डिपेंडेंट है। ब्लड वेसल्स क्योंकि ब्लड को कैरी करके लेके जा रही होती हैं एक जगह से दूसरी जगह। ब्लड वेसल तीन तरह की हैं हमारी बॉडी में: वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरीज। वेन्स के अंदर से बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ ब्लड हो रहा होता है और आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। आर्टरीज की जो स्मॉलर फॉर्म है उसको हम आर्टीरियोल कहते हैं और वेन्स की स्मॉलर फॉर्म को हम वेन्यूल कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी ब्लड वेसल है उसका अगर आपसे को पूछ लिया जाए कि उसमें जनरली क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो इसमें हमारे पास होते हैं स्मूथ मसल्स, एंडोथीलियल सेल्स की लाइनिंग वॉल होती है और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या तीन चीज़ें होती हैं? स्मूथ मसल्स, उसकी एंडोथीलियल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। और ये सब कर क्या रहे होते हैं? वे जो पूरी सारी ब्लड वेसल्स हैं इनका फंक्शन क्या है? एक तो ये ब्लड का प्रेशर मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सेकेंडली ये हमारे पास मेटाबॉलिक फैक्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब कि एक लोकल टिश्यू है, कोई सेल है, उसको कितनी फूड चाहिए, उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स कितने चाहिए, ये सारा ब्लड वेसल्स के थ्रू सारी चीज़ें जो है उस सेल के पास पहुंच रही होती हैं, ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं अबाउट एंडोथीलियम, ठीक है। अच्छा, एंडोथीलियम क्या होता है कि हमारे पास एक सेमी परमिएबल बैरियर है, ठीक है, ब्लड से और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ठीक है। ये आपकी ब्लड वेसल है फॉर एग्जांपल, इसकी जो वॉल है ना इसमें एंडोथीलियम है। तो अंदर का सारा ब्लड और बाहर का सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इन दोनों के दरमियान में जो एक सेमी परमिएबल सा बैरियर है, इसको हम कहते हैं एंडोथीलियम, ठीक हो गया। और ये एंडोथीलियम के अंदर स्पेशलाइज्ड एपिथीलियम प्रेजेंट होती है। स्क्वेमस पॉलीगोनल इलांगेटेड किस्म के सेल होते हैं, ठीक है, इस तरह के लंबे लंबे सेल्स होते हैं। बाई डायरेक्शन एक्सचेंज होता है मॉलिक्यूल्स का, मतलब ये कि ब्लड वेसल के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो चीज़ें भी बाहर भी जा सकती हैं जो उसके अंदर का कंटेंट है, और बाहर वाली चीज़ें अंदर भी आ सकती हैं, ठीक है। मतलब कि एक्सचेंज पॉसिबल है। इसके अलावा एंडोथीलियम की नॉन थ्रोम्बोजेनिक सरफेस है। इट मीन्स कि इसके अंदर से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, मतलब ये ऐसा नहीं होता कि ब्लड को यहाँ पे क्लॉट करा दे। क्यों? क्योंकि एंडोथीलियम के अंदर यानी कि किसी भी ब्लड वेसल के अंदर हेपरिन होता है, प्लाज्मिनोजेन होता है। इन दोनों का काम ही होता है कि यहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग ना होने दें। इसके अलावा रेगुलेशन करा रहे होते हैं ये वेस्कुलेचर की, और इनके अंदर गैप जंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। ये रेगुलरली क्या सिक्रीट कर रहे होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन के लिए कुछ चीज़ें, रिलैक्सेशन के लिए कुछ चीज़ें, मतलब एस एस चीज सिक्रीट कर रहे होते हैं ताकि ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। रिलैक्सेशन के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड, देन इनके पास प्रोस्टासाइक्लिन रिलीज कर रहे होते हैं ताकि ब्लड वेसल रिलैक्स करे। मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी होती है इन वेसल्स की, ताकि कोई भी इनके अंदर जो मटीरियल है वो आगे की तरफ फ्लो करके जा सके। इसके अलावा हमारे पास ये क्या करता है? इन्फ्लेमेशन करता है, ओ सॉरी, इन्फ्लेमेशन या इम्यून रिस्पॉन्सेज में हेल्प कर रहा होता है, यानी कि WBCs को उठा के लेके आ रही होती है कोई भी ब्लड वेसल एट द साइट ऑफ इंजरी, इंटरल्यूकेंस को मूव करा रही होती है, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वहाँ वो भी सिक्रीट हो रहे होते हैं, इसी ब्लड वेसल के थ्रू जा रहे होते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा WBCs की प्रोलिफरेशन हो सके। ओके, सो हमारे पास ब्लड वेसल बनती कैसे है? तो हमारे पास वेजेफ्स होते हैं, ठीक है, वेजेफ, ये इसका काम, और एंजियोपोइटिन्स, इन दोनों का काम क्या होता है कि ये वेस्कुलर सिस्टम की डेवलपमेंट को इंड्यूस करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स बने। और फिर जो ब्लड वेसल्स बनती हैं उनके अंदर से मोर एंड मोर ब्रांचेस निकलती रहती हैं जिसको हम एंजियोजेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एंजियोपोइटिन जो है वो भी क्या करता है? वो स्मूथ मसल्स और फाइब्रोब्लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेके आता है किसी जगह पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स की डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। इसके अलावा ब्लड वेसल की जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि उनकी स्ट्रेंथ और उनकी मतलब सपोर्ट के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारा जो ब्लड वेसल है उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होती है, हम ये देखते हैं। ब्लड वेसल की ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह की होती है कि सबसे पहले अंदर हमारे पास एंडोथीलियम होता है, ठीक है। उसके बाद सॉरी, सबसे पहले इंटीमा की लेयर होती है, ठीक है, इंटीमा लेयर सबसे अंदर, उसके बाद मीडिया और सबसे बाहर एडवेंटिशिया, ठीक हो गया, ये तीन लेयर्स होगी। इसको आप अभी याद करें, इंटीमा, मीडिया एंड एडवेंटिशिया, ठीक है, IMA से आप इसको याद रख सकते हैं, इंटीमा, मीडिया एंड एडवेंटिशिया, ये बात याद होगी। अब जो इंटीमा है ना, इंटीमा के अंदर तीन चीज़ें हैं, ठीक है। इंटीमा के अंदर कितनी चीज़ें हैं? तीन चीज़ें हैं। क्या क्या? एक है उसके अंदर एंडोथीलियम, सेकंड है उसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड है उसके अंदर इंटरनल इलास्टिक लेमिला। बात समझ आ गई? इंटीमा के अंदर क्या क्या है? एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इंटरनल इलास्टिक लेमिला। उसके बाद आ जाता है मीडिया। अब मीडिया जो है ना ये थोड़ी सी थिक होती है क्योंकि इसके अंदर मसल होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिला। और सबसे बाहर होती है हमारे पास एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया में कॉलेजन, टाइप 1 कॉलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। मतलब एडवेंटिशिया से बाहर बाहर प्रोटेक्शन का काम करी है।
मीडिया के अंदर स्मूथ मसल्स हैं जो इसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराते हैं, और इंटीमा के अंदर सबसे अंदर वाली चीज़ें एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस तरह की चीज़ें। अब पेपर में आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास जो इंटीमा है उसके अंदर कौन सी इलास्टिक लैमिला है, तो उसके अंदर इंटरनल इलास्टिक लैमिला है। इसी तरह मीडिया के अंदर एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिला है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप बताएं कि ब्लड जो गुजर रहा होता है ब्लड वेसल के अंदर, तो उसकी क्लॉटिंग क्यों नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके अंदर एंटी थ्रोम्बोजेनिक फंक्शन होता है जो कि प्लेटलेट्स को इकट्ठे होने से रोकता है, क्योंकि प्लेटलेट्स जब भी इकट्ठे होते हैं ना तो वो क्लॉटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स को और क्लॉट फॉर्मेशन को होने से रोकता है, ताकि जब भी मतलब जब भी ना ऐसा होता है कि हमारी ब्लड वेसल है फॉर एग्जांपल ये, उसके सबसे बाहर एडवेंटिशिया में कोलेजन फाइबर्स भी पड़े होते हैं। जबकि ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है ना, कोलेजन फाइबर एक्सपोज हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास प्लेटलेट्स आके जमा होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास एंटी थ्रोम्बोजेनिक चीज़ें होती हैं हमारे ब्लड के अंदर, यानी कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स होते हैं, और इस तरह की चीज़ें ना हमारे पास क्या कराती हैं, क्लॉटिंग से रोकती हैं। और अगर कुछ लोगों को इस तरह का मसला हो जाए कि उनके ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग हो जाए, कोई थ्रोम्बस बन जाए, उनके ब्लड के अंदर स्ट्रोक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन की डिजीज़ हो, तो उनको ऐसी ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं ताकि उनकी ये क्लॉटिंग डिजॉल्व हो जाए, ठीक हो गया। उसके बाद आप मुझे बताएं कि वाजा वजोरम क्या होता है। अब वाजा वजोरम में हमारी ब्लड सप्लाई की ब्लड सप्लाई, समझ आ गई बात, सिंपल। मतलब ब्लड सप्लाई एक ब्लड वेसल करती है, लेकिन उस ब्लड वेसल को भी तो एनर्जी चाहिए, उसमें भी स्मूथ मसल्स हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उसको न्यूट्रिएंट्स कौन देता है, उसकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है। तो वाजा वजोरम क्या होता है, ये ब्लड सप्लाई होती है किसी वेसल की जो उसको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करी होती है, ठीक है। और ये जो है ना इसकी जो इंटीमा होती है ना वाजा वजोरम की, वो ल्यूमिनल ब्लड से ही नरिश हो रही होती है। मतलब कि जो वाजा वजोरम है, ठीक है, ये कोई भी ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल के ऊपर वाजा वजोरम है जो कि इस ब्लड सप्लाई को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, और इसके अंदर से जो ब्लड गुजर है ना ब्लड वेसल के अंदर, वही इस वाजा वजोरम को भी सप्लाई करता रहता है ताकि वर्किंग करती रहे, ठीक है। इसी तरह वेजोमोटर नर्व्स होती हैं, ये ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन ग्रेट आर्टरीज और वेन्स के अंदर, ठीक है। ब्लड सप्लाई करने वाली जो वेसल्स है ना, उन ग्रेट वेसल्स को जो नर्व सप्लाई होती है उसको हम कहते हैं वेजोमोटर नर्व्स, ठीक है। और इसका काम ये होता है कि वो ऑटोनोमिक नर्व फाइबर से सिग्नल रिसीव हो रहे होते हैं कि हमने वेजो कंस्ट्रक्शन करानी है या वेजो डायलेशन करानी है। अब वन बाय वन हम सारी ब्लड वेसल्स को देखेंगे, आर्टरीज को देखेंगे, वेन्स को देखेंगे, कैपिलरीज को देखेंगे, और उससे रिलेटेड डिजीजेस को भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द आर्टरीज। अब मैं आपको इसका बहुत लंबा चौड़ा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस करके बताऊंगी ताकि आपको डिफरेंट आर्टरीज के अंदर से एग्जाम बेस्ड जो है आपकी नॉलेज आ जाए। अच्छा, अब आर्टरीज हमारे पास चार तरह की होती हैं, इलास्टिक आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी, स्मॉल आर्टरी, आर्टीरियोल्स, ठीक है। इलास्टिक आर्टरी जो है वो सबसे बड़ी होती है, 10 मिलीमीटर से ज़्यादा साइज़ की, मतलब आप याद कर लें, इलास्टिक सबसे बड़ी है, मस्कुलर उससे थोड़ी छोटी, स्मॉल उससे थोड़ी छोटी, आर्टीरियोल सबसे छोटी, और आर्टीरियोल्स के बाद कैपिलरीज आ जाती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होता है कि इसकी जो फीचर्स है ना वो मैं आपको बताती हूँ। सारी तरह की आर्टरीज में इंटीमा लेयर भी होगी, मीडिया भी होगी, एडवेंटिशिया भी होगी, क्योंकि तो जनरल फीचर है ना हर ब्लड वेसल का। अब इलास्टिक आर्टरी की जो इंटीमा है ना, यानी कि इनर मोस्ट लेयर, उसमें एंडोथीलियम तो है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, और विद स्मूथ मसल्स, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू अटैच विद द स्मूथ मसल्स, ठीक है। इसके मीडिया में इलास्टिक लैमेला होता है और स्मूथ मसल्स भी होते हैं, और एडवेंटिशिया में थिन कनेक्टिव टिश्यू होता है और कुछ वाजा वजोरम होता है जो कि सप्लाई दे रहा होता है इसको ब्लड की, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं मस्कुलर आर्टरी में। मस्कुलर आर्टरी की जो इनर मोस्ट इंटीमा है उसमें एंडोथीलियम है, ठीक है, हर किसी के में एंडोथीलियम होता है इनर मोस्ट में, जैसे जनरल फीचर है ये तो इनका। और भी कनेक्टिव टिश्यू भी है इसके अंदर स्मूथ मसल्स का, और इसके अंदर इंटरनल इलास्टिक लेमिना है, ठीक है। मस्कुलर में इंटरनल इलास्टिक लेमिना होता है लेकिन इलास्टिक में नहीं होता, ठीक है। उसके बाद स्मॉलर इसके, अच्छा, मस्कुलर की मीडिया की बात करें तो इसमें इलास्टिक फाइबर्स तो बहुत कम है लेकिन स्मूथ मसल्स बहुत ज़्यादा है, 40 लेयर्स है। मस्कुलर आर्टरी है ना तो मसल ज़्यादा होंगे इसके अंदर, और एडवेंटिशिया इसकी सेम वही है, थिन कनेक्टिव टिश्यू होगा और वाजा वजरम होगा, ठीक है। अब स्मॉलर आर्टरी में आ जाए तो इसमें एंडोथीलियम तो है, इंटीमा में कनेक्टिव टिश्यू भी है, लेकिन स्मूथ मसल्स इसके अंदर बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल है ना उसमें अब मसल्स की ज़रूरत नहीं है। और इसकी मीडिया में भी बहुत कम मसल्स है, मतलब सिर्फ 3 to 10 लेयर्स होते हैं स्मूथ मसल्स के। और इसकी जो एडवेंटिशिया उसमें सेम उसी तरह कनेक्टिव टिश्यू तो है, लेकिन इसके अंदर कोई वाजा वजोरम नहीं होता, क्योंकि इसकी जो स्मॉल आर्टरीज की ब्लड वेसल्स हैं इनको इस तरह प्रॉपर इस तरह की सप्लाई नहीं चाहिए होती जिस तरह बड़ी आर्टरीज को चाहिए, यानी कि इलास्टिक और मस्कुलर आर्टरी।
आर्टेरियोल सबसे छोटी है, एंडोथीलियम की सिंगल एक लेयर है, ना कोई कनेक्टिव टिश्यू ना कोई मसल, ठीक है, एंटीमा के अंदर। लेकिन मीडिया के अंदर 1 2 3 लेयर होते हैं मसल्स के, और इसकी जो एडवेंटिशिया है वो बहुत ही थिन है। अच्छा, फंक्शन क्या है कि इलास्टिक का फंक्शन है। इलास्टिक का क्या मतलब है, उसकी इलास्टिक नेचर है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इजीली कर रहे हैं। तो इलास्टिक वाला क्या काम करता है कि ये बिल्कुल हार्ट के करीब पड़ा हुआ होता है, और इसका फंक्शन होता है कि हार्ट से जब ज़्यादा ब्लड आए तो इसकी इलास्टिक नेचर इसको मतलब रिलैक्स करा दे और ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जाए, और इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराता है और हार्ट की अकॉर्डिंग टू द हार्ट कार्डियक आउटपुट ब्लड को मूव कराते हैं। मस्कुलर आर्टरी क्या करती है, इसके अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा मसल्स की लेयर है तो ये काफ़ी उन ऑर्गन्स में प्रेजेंट है जहाँ पे हमें ज़्यादा वेजो कंस्ट्रिक्शन या वेजो डायलेशन करानी होती है ताकि ब्लड प्रेशर को मैनेज किया जाए। इसके अलावा स्मॉल आर्टरीज, इसका काम यही होता है कि सिंपल मतलब स्मॉल आर्टरीज है ना, तो पीछे बड़ी आने वाली आर्टरी से ब्लड लेके आगे कैपिलरीज और आर्टेरियोल्स तक देना, ठीक है। और आर्टेरियोल्स का काम क्या होता है कि क्योंकि आर्टेरियोल सबसे एंड पे प्रेजेंट है, आर्टेरियोल्स के बाद कैपिलरी स्टार्ट हो जाती है, तो आर्टेरियोल्स का काम ही होता है कि ये चेक करता है कि कैपिलरीज के अंदर कितना ब्लड लेके जाना है हमने, ठीक है। तो ये इसको कंट्रोल कर होते हैं क्योंकि इसके अंदर स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँ ना जनरल फीचर बताएं, तो आप हमेशा याद रखें कि इलास्टिक लेमिला, इलास्टिक आर्टरी के अंदर इलास्टिक लेमिला बहुत ज़्यादा होता है, ये बात आप एक याद रखें, अगर बाकी सब बातें भूल गई हैं तो। मस्कुलर आर्टरी में आप याद रखें कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसल्स होते हैं, 40 लेयर्स। स्मॉल आर्टरी में आप ये बात रखें कि इसके अंदर कोई खास बड़े ज़्यादा मसल्स नहीं होते, सिर्फ 3 to 10 लेयर्स होती हैं और हल्का फुल्का इसका कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है। और आर्टीरियल्स की आप ये बात याद रखें कि इसमें तो खैर कुछ भी ना कोई मसल ज़्यादा, बस 1 to 2 लेयर मसल की हो जाएंगी, और इसके अंदर ना कोई कनेक्टिव टिश्यू है, और इसमें स्फिंक्टर लेकिन बहरहाल होते हैं जो कि ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये था हमारे पास आर्टरीज। उसके बाद बात करते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स, मतलब ये कि हमारी जो आर्टरीज हैं उनके अंदर कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बता रहे होते हैं उसको कि अब तुमने आर्टरी ने क्या करना है, ठीक है, उसको थोड़ा फंक्शनिंग समझा रहे होते हैं, ब्रेन होते हैं उन आर्टरीज का, ठीक हो गया। अब वो आपने इसको इतना डीपली नहीं करना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कैरोटिड साइनस होती हैं, ये इसमें क्या होता है, कैरोटिड आर्टरीज जो हैं हमारी, कैरोटिड आर्टरीज हार्ट से निकल रही हैं, उनके अंदर बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, वो प्रेशर को मैनेज कर रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है या लो है, तो वो क्या करते हैं वहाँ से सिग्नल जनरेट करते हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि क्रेनियल नर्व 9 के थ्रू सिग्नल लेके जा रही होती हैं, और हमारे पास क्या होता है, हमें ब्रेन फिर उनको बताता है कि आपने प्रेशर को मैनेज करना है, ठीक हो गया। एओर्टिक आर्च जो है यहाँ पे भी बैरो रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारे पास क्रेनियल नर्व 10 यानी कि वेगस नर्व के थ्रू सिग्नल जा रहा होता है इनका, और इसमें भी वही कंट्रोल करते थे प्रेशर को, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, ठीक है। बस आपने याद रखना है कैरोटिड साइनस में क्रेनियल नर्व 9, एयोटिक आर्च में क्रेनियल नर्व 10 के थ्रू सिग्नल जाते हैं। इसके अलावा आर्टरीज के अंदर कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं, यानी कि कैरोटिड आर्टरी और एयोटिक आर्टरीज के अंदर कीमो रिसेप्टर्स हैं, यानी कि उस वो अपने अंदर से फ्लो करने वाले केमिकल को सेंस कर लेती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मूव कर रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा मूव कर रहा है, ब्लड जो गुजर है उसकी पीएच कितनी है, इन चीज़ों को सेंस कर लेती हैं, और ये फिर ब्रेन को बताती हैं कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया है तो तुम जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करो, या ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, या ब्लड का पीएच आगे पीछे होगी, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे ब्रेन को बता रही होती हैं। अब आते हैं एक क्लिनिकल पे, वो है हमारे पास आर्थीरियोस्क्लेरोसिस। आर्थीरियोस्क्लेरोसिस जो है वो हमारे पास एक डिजीज कंडीशन है। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज है ना वो हार्ड हो जाती हैं, स्पेशली मस्कुलर इलास्टिक आर्टरीज। और इसमें क्या होता है कि हार्ड क्यों हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास जो लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं ये फैटी स्ट्रीक्स बना देती हैं, मतलब फाइब्रोफैटी प्लैक्स बन जाते हैं, और जिसको हम आर्थरोमास भी कहते हैं। और ये ना अपनी ब्लड वेसल की वॉल को वीक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्लड वेसल वॉल है ना, तो यहाँ पे ये फाइब्रस फैटी प्लैक बन जाता है जो वॉल्स को वीक कर देता है, रप्चर कर देता है, जिसकी वजह से मस्कुलर आर्टरी या तो ब्लॉक हो जाती है और इस्कीमिक हार्ट डिजीजेज हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हाइपरटेंशन हो सकती है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास आर्टीरियोल्स हैं फॉर एग्जांपल, उनके अंदर से ब्लड के गुजरने को रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। सो लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड द वेन्स। अच्छा, अब वेन्स क्या होती हैं, वेन्स हमारे पास पहले आर्टरी थी, जैसे मैंने आपको बताया आर्टरी थी, उसके बाद दरमियान में कैपिलरी आती है, और फिर आखिर में वेन आती है, ठीक है। तो मैं वेन पहले बता रही हूँ, कैपिलरीज के बाद बता दूंगी। अच्छा, वेन में सबसे छोटी वेन वेन्यूल है जो कैपिलरी के बिल्कुल बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। कैपिलरी के बिल्कुल बाद जो छोटी वेन है ना वो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल होती है, और वेन्यूल फिर जाके बड़ी वेन्स में ड्रेन कर जाती है। अब 3 तरह की हमारे पास वेन्यूल्स होती हैं, एक पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल, एक कलेक्टिंग वेन्यूल, एक मस्कुलर वेन्यूल। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल क्या है, जो कैपिलरी के बाद, बिल्कुल कैपिलरी के बाद स्टार्ट होती है, और ये सेम कैपिलरी की तरह की होती है लेकिन कैपिलरी से थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि WBCs आके इसके अंदर अटैच करे होते हैं, इसमें एंटर हो रहे होते हैं या एग्जिट हो रहे होते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारे पास कलेक्टिंग वेन्यूल। अब कलेक्टिंग वेन्यूल क्या होती है,
ये भी पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स बहुत सारी जब आ जाती है ना, तो मतलब ये एक ये कैपिलरी थी, उसके बाद पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल आई, अब बहुत सारी पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल जाके एक जगह कलेक्ट हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग वेन्यूल, ठीक है। और ये एक कॉन्ट्रेक्टाइल सेल के यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद बचते हैं मस्कुलर वेन्यूल्स, ये लार्ज वेन्यूल्स होती हैं, ठीक है। ये लार्ज वेन्यूल्स होती हैं जब बहुत सारी कलेक्टिंग वेन्यूल्स बड़ी मेन कंबाइन होती है ना, तो लार्ज वेन्यूल मस्कुलर वेन्यूल बनती है, जिसके अंदर 2 to 3 स्मूथ मसल्स के लेयर भी होती हैं और ल्यूमेन भी उनका बड़ा होता है। इसके अलावा ट्यूनिका मीडिया एडवेंटिशिया सब कुछ इसके अंदर होगा। अब हम आते हैं वेन्स की मेन क्लासिफिकेशन और उसके डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब आपको मैं इसमें मेन डिफरेंसेस बताती हूँ। वेन्स अब क्या क्या है हमारे पास, वेन्यूल्स हैं, स्मॉल वेन्स हैं, मीडियम वेन्स हैं और लार्ज वेन्स हैं, ठीक है। वेन्यूल्स वो जो बिल्कुल कैपिलरी के बाद शुरू हुई, इसके अंदर कोई वैल्व नहीं होता है इसके एंटीमा के अंदर, और इसकी जो मीडिया लेयर है उसके अंदर पेरीसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। पेरीसाइट अभी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट, स्टेम सेल्स तरह के पेरीसाइट्स होते हैं, ठीक है। और एडवेंटिशिया इनका होता ही नहीं है। और फंक्शन इनका क्या होता है कि कैपिलरी बेड से जितना भी कैपिलरी बेड के अंदर जितना इसने जाके ड्रेन करना है, मतलब वेन्यूल्स से सारा ब्लड कैपिलरी में जा रहा होता है। उसके बाद आ जाती है स्मॉल वेन। अब स्मॉल वेन इस वेन्यूल से थोड़ी सी बड़ी है, इसके अंदर भी एंडोथीलियम है, लेकिन इसका जो अब हमारा इंटीमा है ना वो थोड़ा सा डेवलप्ड है। इसमें इसके इंटीमा में सिर्फ एंडोथीलियम था, इसके इंटीमा में एंडोथीलियम के साथ साथ स्मूथ मसल्स भी हैं, ठीक है। और इनकी मीडिया भी अब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसके स्मूथ मसल्स ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह इसकी एडवेंटिशिया भी थोड़ी थिक होगी, ठीक है। और इसका काम क्या है कि ब्लड को कलेक्ट करना, सारी वेन्यूल्स में से सारा ब्लड स्मॉल वेन्स के पास आ जाएगा। अब स्मॉल वेन से चला जाता है मीडियम वेन्स में। मीडियम वेन अब थोड़ी सी और बड़ी है, इसमें एंडोथीलियम भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, लेकिन इसमें वेल्व्स भी हैं, ठीक है। वेल्व्स इन दोनों में नहीं थे, लेकिन इसमें वेल्व्स भी हैं। इसकी अब स्मूथ मसल लेयर थोड़ी सी और बड़ी है, 3 to 5 लेयर्स आ गई। इसकी एडवेंटिशिया और थिक हो गई है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, ये ब्लड को कैरी करती है, स्मॉल वेन से आगे लार्ज वेन्स में ट्रांसफर कर देती है। और लार्ज वेन सबसे बड़ी है, ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होगी, एंडोथीलियम भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी, इसकी इंटीमा में भी स्मूथ मसल्स हैं और प्रोमिनेंट वेल्व्स प्रेजेंट है, ठीक है। और वॉल्स का क्या काम होता है, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट कर रहा होता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा वर्ल्स क्या होते हैं, इसके मीडिया और एंटीमा के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। और मीडिया इसकी सबसे ज़्यादा लेयर्स है, स्मूथ मसल्स हैं इसमें 5 लेयर्स। और इसकी जो एडवेंटिशिया, अब ये थिकेस्ट एडवेंटिशिया इसका होता है, इसमें स्मूथ मसल्स भी होते हैं, वेजावजोरम भी होता है। और ये सारा का सारा ब्लड उठा के लेके जाती हैं वापस हार्ट को ड्रेन करने के लिए। सो ये हमने बात की अबाउट वेन्स। अब बात करते हैं अबाउट कैपिलरीज और इस वीडियो को फिर एंड करते हैं। ओके, सो कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स हैं, ये सबसे छोटे हैं, ठीक है। आर्टरीज से सारा वेन से सारा ब्लड आर्टरीज में गया, वेन से सारा ब्लड कैपिलरी में गया, कैपिलरी से अब आगे फिर आर्टरीज में जाता है। इनका डायमीटर 4 to 10 है, 4 to 10 माइक्रोमीटर, लेंथ 50 माइक्रोमीटर, सर्फेस एरिया इनका 5000 मीटर स्क्वेयर होता है। और 90% जो है ना ब्लड का वेस्कुलेचर ये बना रही होती है, ठीक है। और टोटल जो है ना टोटल हमारी कैपिलरीज की लेंथ 100,000 किलोमीटर्स होती है। अब होता क्या है कि पूरा कैपिलरी का एक बेड होता है और इसका काम क्या होता है, एक्सचेंज कराना। सिंपल, बस आप याद रखें, कैपिलरी एक बिल्कुल कनेक्टेड बेड सा बनाती हैं एक जगह पे, और वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा होता है। और जिन जिन टिश्यूज़ में मेटाबॉलिक रेट हाई है, उधर हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, हमने हर वक्त एक्सचेंज प्रोडक्ट ज़्यादा हमारा होता है, उसमें हाई कैपिलरी बेड होता है। और जिसमें बहुत लो, हमें बहुत ज़्यादा एक्सचेंज ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे कैपिलरी लो का बेड लो होता है, क्योंकि मतलब कम होती हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा एक्सचेंज की ज़रूरत ही नहीं है। अब आते हैं टाइप ऑफ कैपिलरीज के ऊपर। कैपिलरीज की हमारी 3 टाइप्स होती हैं, कॉन्टीन्यूस, फेनिस्ट्रेटेड, डिसकॉन्टीन्यूस। अगर मैं इजी बात बताऊँ ना, कॉन्टीन्यूस को हम सिमेटिक कैप भी कहते हैं, फेनिस्ट्रेटेड को विजुअल भी कहते हैं, डिसकॉन्टीन्यूस को साइनोसाइडल भी कहते हैं। इजी बात अगर मैं आपको बताऊँ ना याद करने के लिए, जो आपको हमेशा याद रहेगी, तो आप ये डायग्राम देखें। अब होता क्या है ना कि हमारी जो कॉन्टीन्यूस कैपिलरी है ना, कैपिलरी के ऊपर 2 लेयर होती है। एक तो ये नीचे जो मैंने ब्लू में बनाई हुई है, इसको हम कहते हैं किसी भी कैपिलरी की एंडोथीलियम लेयर। और जो मैं पिंक में बनाई हुई है, ये इसकी है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब कॉन्टीन्यूस में ना बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कॉन्टीन्यूस है और एंडोथीलियम भी कॉन्टीन्यूस है, मतलब दोनों चीज़ें कॉन्टीन्यूस हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई होती हैं चीज़ें, टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, और ताकि कोई एक्सचेंज ना हो सके, किसी मतलब चीज़ें इसमें से बाहर ना निकल सकें इस तरह की कैपिलरीज में। और ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, उन जगहों पे जहाँ पे हमें एक्सचेंज नहीं चाहिए होता, यानी कि हमें मसल्स में, कनेक्टिव टिश्यूज़ में, लंग्स में, या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, या नर्वस टिश्यू में, ब्लड ब्रेन बैरियर्स, इन जगहों पे हमने क्रॉसिंग नहीं करानी चीज़ों की, तो वहाँ पे हमारे पास कॉन्टीन्यूस कैपिलरीज होती हैं। फिर आ जाती हैं फेनिस्ट्रेटेड। अब फेनिस्ट्रेटेड की क्या बात होती है कि इनकी जो एंडोथीलियम है ना अंदर, उसमें तो पोर्स हैं, मतलब एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन उनकी जो बाहर जो इनका बिल्कुल बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर कोई भी वो नहीं है, मतलब कोई भी पोर्स वगैरह नहीं है। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ इसमें एक्सचेंज होता है, और लेकिन ज़्यादा नहीं होता।
और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? किडनी, इंटेस्टाइन, कोराइड प्लेक्सस और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। उसके बाद आ जाती है डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस में जैसे डायग्राम में नजर आ रहा है, ना तो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस है, ना इसका अंदर का एंडोथीलियम कॉन्टिन्यूस है, दोनों में सुराख है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेनिस्ट्रेशन है। अब इसमें खुला मतलब एक्सचेंज होगा, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट है? उन जगहों पे जहाँ हमने बहुत ज़्यादा एक्सचेंज करना होता है, लिवर, स्प्लीन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और बोन मैरो, इधर ये सारी प्रेजेंट होंगी। और इसके अंदर एक स्पेशल फीचर है कि इसके अंदर इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट्स होते हैं। क्लेफ्ट मतलब एक्सचेंज ताकि हो सके, ठीक हो गया। अब होता है हमारे पास एक चीज़ पेरिसाइट। पेरिसाइट क्या होते हैं? पेरिसाइट हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस कैपिलरी है उसके ऊपर पेरिसाइट पड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये स्टेम सेल्स होते हैं और इनका मीजनकाइमल ओरिजिन होता है। मीजनकाइम से ये बने हुए होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है, स्टेम सेल का क्या फंक्शन होता है आपको पता होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कराते हैं, प्रोलिफरेशन करा रहे होते हैं डिफरेंट सेल्स की, उनके अंदर से नए सेल्स बन रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल रिलीज करते हैं बेजल लेमिना से। इसके अलावा ब्लड फ्लो को रेगुलेट कराते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन करानी है वो कराते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये ब्लड ब्रेन बैरियर्स बनाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी डिजीजेज। एक डिजीज होती है डायबिटिक माइक्रो एंजियोपैथी। इसमें क्या होता है कि सिंपल आप डायग्राम से देखिए, नॉर्मली हमारे पास कैपिलरी का साइज ही होता है, लेकिन इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, कैपिलरी का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो एंडोथीलियल लेयर है ना कैपिलरी की, उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये हमारे पास क्या करती है, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाती है। और स्पेशली आई में ऐसा होता है कि रेटिना ऑफ द आई में ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है और उसमें रेटिनोपैथी हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा ग्लोमेरुलस ऑफ द किडनी में भी होता है और किडनी फंक्शन को वहाँ पे जाके इफेक्ट करता है। ओह सॉरी। इसके अलावा हमारे पास एक और डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हेपेटिक सिरोसिस। हेपेटिक सिरोसिस में क्या होता है कि हमारे पास ये पूरा, फॉर एग्जांपल आप देखें ये लिवर है। अब लिवर के सेल्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा स्पेसेस डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। क्या होता है कि स्पेस बिटवीन इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट एंड एंडोथील बिटवीन एंडोथीलियल सेल्स ऑफ द साइनोसाइड कैपिलरी इंक्रीजेस। यानी कि हमारे जो हेपेटिक पूरे लिवर के डिफरेंट सेल्स हैं उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा क्लेफ्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेसेस डेवलप हो जाएंगी। कहाँ स्पेसेस डेवलप होंगी? इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट और एंडोथीलियल सेल्स के दरमियान में। और ये क्या करती हैं, जब इतनी ज़्यादा स्पेसेस आ जाएंगी तो इनकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है, जो कि हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। और ये एक आर्किटेक्चरल डिफेक्ट है, यानी कि उसकी आर्किटेक्चर मतलब सेल का ख़राब हो गया लिवर का। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ब्लड वेसल। थोड़ा सा लंबा टॉपिक था लेकिन हमने इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली। हमने आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जनरल फीचर्स, उनके डिफरेंसेस, उनके हमने डिफरेंट क्लिनिकल्स, हमने सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।